प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई हिंदी माध्यम के प्रमुख प्रश्न उत्तर आपके सामने इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए कॉपी पेन लीजिए और इन आंसर को लिखिए और एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहिए। तो दोस्तों हमारे आज के प्रश्न रहें आपके सामने और वीडियो को कतई स्किप न करें, क्योंकि स्किप करने पर प्रश्न छूट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प का चयन करना, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यीस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है, यानी कि कौन सी चीज़ बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो दोस्तों अल्कोहल बनाने में यानी कि वाइन बनाने में हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रकार का फंगस है यानी कि कवक है। तो पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से प्रतिजैविक कौन है, एंटीबायोटिक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और यीस्ट। तो दोस्तों इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है यानी कि प्रतिजैविक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर हुआ दूसरा नंबर प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कहाँ पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में, इन सभी जगह। तो दोस्तों छात्रों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु हैं, कवक हैं, ये जल में, वायु में, मिट्टी में यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि जल, थल और वायु तीनों स्थान पर ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। तो ऑप्शन घ पर टिक लगाइए और चलिए अगला वाला जो प्रश्न है हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले प्रतिजैविक जो खोजा गया था पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, इसको पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया था। चौथा पांचवा प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और संक्रमण। तो किण्वन प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि शुगर का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है, यानी कि फर्मेंटेशन कहलाता है। तो शुगर चेंजेज इनटू अल्कोहल ये कहलाता है फर्मेंटेशन। अगला है दोस्तों, संचरणी रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो यानी कि जो इन्फेक्टेड डिसीज़ है उनका मुख्य कारक क्या है, चीनी, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी और घरेलू मक्खी। तो प्रमुख जो कारक है वो है घरेलू मक्खी, यानी कि जो घर की जो मक्खी है वो सबसे ज़्यादा रोग फैलाने का कारक है। तो यानी कि ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो दोस्तों आपको प्रश्न सुनने में मज़े आ रहे होंगे ना, बिल्कुल। अगला है, डेंगू परजीवी का वाहक है, यानी कि डेंगू जो बीमारी है उसका वाहक कौन है। मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच। तो दोस्तों जो मादा एडिस जो मच्छर हैं वो डेंगू के वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो ये क्या हुआ, बीमारी का वाहक हुआ। तो वाहक कौन होते हैं, जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न को करना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध को दही में बदल देता है, यानी कि दूध को दही में कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो हुआ ना फायदा लैक्टोबैसिलस जीवाणु का, यानी कि जीवाणु हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। अगला हेजा के द्वारा होता है। तो हेजा कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी क्या है, जीवाणु। तो हेजा जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है, राइजोबियम जीवाणु पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो कौन से पौधे की, लेग्यूम पौधे की। लेग्यूम का मतलब जिन पौधों के फलियां पाई जाती है, जैसे मटर हैं, चना हैं, यानी कि जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनकी जड़ों में आपने गठाने देखी होगी ना, ग्रंथियां, उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, पोलियो के द्वारा उत्पन्न होता है। तो पोलियो जो बीमारी है वो वायरस द्वारा होती है और उस वायरस का नाम है दोस्तों एंट्रोवायरस। तो पोलियो एंट्रोवायरस के द्वारा होती है। तो इसका आंसर हुआ वायरस। गेहूं का जो रस्ट रोग है, गेहूं की पत्तियों के ऊपर आपने सफ़ेद सफ़ेद सी रस्ट देखी होगी, वो क्या है, वो है कवक। क्या है, कवक। तो गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन
जो है हमारा कवक इसमें। अगला चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों चेचक के जो टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, और एडवर्ड जेनर को इस क्षेत्र में इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया था। रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि रोग प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है ताकि हम रोगों से लड़ सकें। तो दोस्तों हमने महत्वपूर्ण जो खाली स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले प्रश्न सोल्व किए। अब चलिए आगे हम और भी प्रश्न करेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें मैच करना है, यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। अगर आपने पार्ट अच्छा पढ़ा तो आप आराम से कर लोगे। देखिए हम मैच करेंगे, तो मैच के लिए आपको एक तरफ कॉलम ए में जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट और एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। अब यानी कि कॉलम ए का संबंध कॉलम बी से किन किन से है उनको हम देखेंगे। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक। तो जीवाणु तो हैजा का कारक ही। राइजोबियम क्या कार्य करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही को जमाता है। यीस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग में काम में आता है। और प्रोटोजोआ जो है वो है प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, और विषाणु जो है वो एड्स का कारक है। तो सबसे पहले जीवाणु हैजा का कारक, और जीवाणु कौन सा वाला? विब्रियो कोलेरी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि राइजोबियम जीवाणु। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में बदलता है, यानी कि दही का जमना। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग, यानी कि ब्रेड उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, प्रोटोजोन्स के कारण होता है। और एक विषाणु यानी कि वायरस HIV यानी कि एड्स का कारक है। HIV ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। तो हमने क्या किया? टेबल ए को टेबल बी से, यानी कॉलम अ को कॉलम बी से क्या किया? मैच कर लिया। तो पहले का ड आया, दूसरे का क, तीसरे का ख, इस तरह से हमने मैच किया। अब सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, यानी कि सूक्ष्म जीवों को किन किन वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें दोस्तों जो वायरस है यानी कि विषाणु है उसको अलग किया गया है, क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है। तो सबसे पहले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा है कवक यानी कि फंगस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। तो दोस्तों जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनमें बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को। अब आगे 5वां प्रश्न है, प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम बताना है। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक आपने जीवन में काम में आती है? तो दोस्तों प्रमुख प्रतिजैविक जो हैं, सबसे पहले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। मनुष्य में फफूंद यानी कि कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम बताइए, यानी कि कवक के द्वारा होने वाले 2 रोग जो भी मनुष्य के अंदर होते हो। तो सबसे पहले दाद यानी कि दाद जो होता है, एक्जिमा जो होता है, वो भी कवक द्वारा होता है। और एथलीट फुट रोग ये भी फंगस द्वारा होता है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए, यानी कि जो खाद्य पदार्थों को हम सुरक्षा देने के लिए यानी खराब होने से बचाने के लिए 2 कौन कौन से उपाय करते हैं? सबसे पहले चीनी और नमक। आपने चीनी का मुरब्बा देखा होगा, और नमक को भी हम जो मछली वगैरह उनको खराब होने से बचाते हैं। अगला है, हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं, ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी होते हैं, यानी कि फायदेमंद सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं आपको अब, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें लाभ देते हैं, जिनसे हमें फायदा होता है। तो जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये क्या कार्य करता है? दूध को दही में बदल देता है, और दही हम सब जानते हैं जिसका हम इस्तेमाल घरेलू खाद्य पदार्थों में करते हैं। राइजोबियम जीवाणु यह नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट में बदल देता है। अगला प्रश्न है, नोवा प्रतिजैविक क्या है, यानी कि एंटीबायोटिक क्या है, और इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो दोस्तों एंटीबायोटिक वो औषधियाँ होती है जो जीवाणु से होने वाले रोगों से हमारा बचाव करती है। यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, इसका निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, यानी कुछ एंटीबायोटिक कवकों के द्वारा भी बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलिन नोटेटम कवक से पहली औषधि
प्रतिजैविक जो प्राप्त की थी वो थी पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसे प्राप्त किया था। इनका उपयोग शरीर की बीमारियों से लड़ने में किया जाता है, यानी कि यह रोगों से हमें बचाती है। और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो दोस्तों इन्हें ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए और जो भी डॉक्टर्स की सलाह हो उतनी ही हमें लेनी चाहिए। तो प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, यानी कि अननेसेसरी हमें इनको नहीं लेना चाहिए। हमें इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार यह असर नहीं करेगी। यानी कि एक निर्धारित जो कोर्स होता है इसका उतना ही लेना चाहिए। इसका अधिक प्रयोग शरीर में उपस्थित लाभदायक जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक जो होती है जीवाणु के ऊपर कार्य करती है, जीवाणु के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको नष्ट कर देती है। विषाणु से उत्पन्न रोगों के लिए एंटीबायोटिक औषधि का कोई असर नहीं होता है, अतः वायरस जनित रोगों के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न रहा आपके लिए, भोज्य पदार्थों की परिरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखिए। यानी खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के निम्न उपाय हैं। देखिए क्या क्या उपाय हम भोज्य यानी खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए करते हैं। सबसे पहले नमक द्वारा परिरक्षण, यानी नमक से भी हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। जैसे नमक का उपयोग मांस और मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो उसके ऊपर नमक रखा जाता है। चीनी द्वारा भी परीक्षण किया जाता है। चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर देती है और जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है। जैसा कि आपको पता है अचार और मुरब्बा जो चीनी से ही बनाया जाता है। तेल और सिरके का इस्तेमाल भी परीक्षण में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अचार जो है वो तेल में डाला जाता है, ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखता है, इसीलिए अचार यानी पिकल्स को तेल में रखा जाता है। और इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों परिरक्षण का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीवों से इनको बचाना, खराब होने से बचाना। गर्म और ठंडा करके परीक्षण किया जा सकता है। जैसे सब्जियां और अन्य चीज़ों को हम फ्रीज में रख देते हैं, इस तरह से भी। जैसे आपने देखा होगा दूध को हम गर्म कर देते हैं ताकि उसमें जो हानिकारक जीवाणु मर जाए, नष्ट हो जाए। दूध को गर्म कर खराब होने से भी बचाया जा सकता है। दूध को हम हल्का गर्म क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाए और दूध खराब होने से बच जाए। भंडारण पैकिंग द्वारा भी हम परीक्षण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह जो हैं उनको वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। यानी कि चिप्स हैं या जो भी खाद्य पदार्थ हैं आपने देखा होगा थैलियों में रखे जाते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है जो कि अक्रिय गैस है, वो भी बचाती है इनको। टीकाकरण क्या है और यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? दोस्तों आपने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान चलता है, बच्चों को टीके लगाते हैं, BCG के टीके लगाए जाते हैं, DPT के टीके लगाए जाते हैं। तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। तो यानी कि हमारा शरीर क्या करता है? उन रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि रोग प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो हमारा जो शरीर है उन रोगों से लड़ता है। किन रोगों से? बाहर से आए सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से। तो कभी कभी क्या होता है उन रोगों से हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करता है? टीकाकरण करवाई जाती है। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। तो टीकाकरण में हम क्या करते हैं? शरीर में कुछ औषधियाँ प्रवेश कराई जाती हैं। हमारे शरीर को यह स्मरण रहता है कि वह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उनसे लड़े। यानी कि टीकाकरण में औषधियाँ हमारे शरीर में प्रवेश कराई जाती है। टीकाकरण रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करता है। यानी कि टीकाकरण करवाने पर वो जो दवाई हैं वो आने वाले सूक्ष्म जीवों से हमें लड़ने के लिए मजबूत बनाती है, तैयार करती है। देखिए कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो दोस्तों कोशिका का आकार और जीव का आकार, इसका आपस में क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हाँ, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? चाहे हाथी की कोशिका हो या चींटी की कोशिका हो, कोशिका की साइज सबकी बराबर ही होती है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। यानी कि कोशिकाओं का उनका
जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है, जबकि उनके कार्य से संबंध है। जैसे मान लें तंत्रिका कोशिका अलग कार्य करती है तो उसकी साइज अलग होगी। जैसे मान लीजिए हमारी अन्य कोशिकाएं जैसे ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं या अपनी जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, उनका सबका साइज बराबर होता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी हम इस चीज़ को नकारते हैं कि शरीर जो है जीव के आकार से कोशिका का आकार का कोई संबंध बिल्कुल भी नहीं है, जबकि उनका संबंध उनके कार्य से है। तो दोस्तों इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अन्य वीडियो बनाने के लिए।